हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में जो हमारा लेसन चल रहा है उसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण। यानी भारत का व्यापार कैसा था और उपनिवेशवाद जो भारत पे जो मालिक बने बैठे थे यानी कि ब्रिटेन है, और वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था यानी कि विश्व में उसकी व्यवस्था किस तरह की थी भारतीय व्यापार की, हम ये इसमें पढ़ेंगे। उस समय जिस समय अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन कर रखा था, या हमारा देश एक उपनिवेश था, किसका? ब्रिटेन का। तो इसमें मैंने आपको उपनिवेश की परिभाषा पहले बताई थी कि एक देश मालिक होता है, दूसरा गुलाम होता है। जो मालिक होता है उसको औपनिवेश बोलते हैं और जो गुलाम होता है उसको उपनिवेश बोलते हैं। तो भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाना था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारतीय व्यापार में बदलाव जब आया जब ब्रिटेन ने कपास के आयात पर रोक लगा दी, क्योंकि जब तक ब्रिटेन में माल जा रहा था भारत में दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन के अमीर लोगों ने इसके ऊपर रोक लगाई तो भारत की जो व्यवस्था थी वो थोड़ी सी डगमग हो गई। इसी कारण यहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला। कहाँ? ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि कपास के आयात पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि अब ब्रिटेन में काफी मात्रा में कपास होने लगी थी और उन्हें बाहर से कपास लाने की जरूरत नहीं थी। और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करें कि जहां उनके जो स्थानीय उद्योग यानी उनके जो कुटीर उद्योग हैं या उनके खुद देश में जो उद्योग हैं उनकी वो रक्षा करें, बाहर से आने वाले माल को रोक दिया जाए ताकि उन्हीं के देश को व्यापार आगे बढ़ाया जाए। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए। यहाँ महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। अब ब्रिटेन में सरकार ने जब उद्योगपतियों की बात को मान लिया तो उन्होंने बाहर से जो कपड़ा आता था उसके ऊपर रोक लगा दी और भारतीय कपास पर भी उन्होंने रोक लगा दी और उनके ऊपर भारी शुल्क रख दिया, भारी कर रख दिए ताकि बाहर से आने वाला व्यक्ति इस कर को ना दे सके। इतने ज्यादा कर उन्होंने लगा दिए। तो ब्रिटेन के प्रमुख कपड़ा उत्पादक लोगों द्वारा कपड़े के निर्यात के लिए 19वीं सदी के आरंभ से ही अन्य देशों में नए नए बाजार खोलने का प्रयास करने लगे, क्योंकि उद्योगों के बाद में ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था और अब उन्हें बाहर से लाने की जरूरत नहीं थी। अब भारतीय कपड़ों का अन्य देशों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी, क्योंकि भारतीय कपड़ा जो था वो इतना अच्छा कपड़ा नहीं होता था। एक तो चरखे से धागे को बनाकर फिर बनाया जाता था, इतना बारीक और इतना क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, इसलिए। लेकिन बाहर के जो और देश थे उनमें मशीनों से कपड़े तैयार होता था और उसका मुकाबला भारतीय व्यापार नहीं कर पाया। खास तौर से सूती कपड़े जो थे भारत के, वो विदेशी कपड़े के सामने नहीं टिक सके। इसमें एक डाटा दिया गया है कि 1800 में निर्यात वस्तु कपड़े का 30% था। 1800 में 30% व्यापार होता था। 1815 में यह घटकर 15% हो गया और 1870 में यह सिर्फ 3% ही रह गया। यानी कि ये इसकी बहुत ज्यादा गिरावट आ गई इसमें। जब भारतीय कपड़ा जो है क्वालिटी में इतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसको विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब आगे गए तो फिर भारत ने किन चीजों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और तेजी से कच्चे माल का निर्यात बढ़ता जा रहा था। जो वस्तुएं भारत में बनती थी उनकी खरीदारी बाहर बिल्कुल नहीं होती थी या ना के बराबर थी, थोड़ी बहुत होती थी। लेकिन जो भारत का कच्चा माल था वो बहुत ज्यादा मात्रा में पसंद करने लगे थे लोग, लेकिन इसमें भारतीयों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। भारत का जो कच्चा माल था वो बहुत ही कम कीमत पर बिकता था और वहां से जो माल बनकर आता था वो बहुत ज्यादा कीमत पर बनकर आता था, जिसे भारतीय लोग सहन नहीं कर पाते थे, नहीं कर सकते थे। तो इसलिए 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया, यानी इतना ज्यादा बढ़ गया था। अभी कहते हैं कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात है। एक नील की खेती होती है, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि नील की खेती में कई बार इसमें आंदोलन भी हुए हैं। तो नील की खेती का जो पैमाना था वो निर्यात हो रहा था। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था। ये कहने की चीन जो है
निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे माल का निर्यात बढ़ता जा रहा था। और ये मैंने बताया कि 1812 से 1871 के बीच कच्चा कपास का निर्यात 5 से बढ़कर 35% हो गया था। कपड़े की रंगाई के लिए नील का मांग जो थी वो बड़े पैमाने पर बढ़ने लगी थी। और हमने देखा कि ब्रिटेन को चीन को अफीम देनी होती थी और उसके बदले में उसको चाय लेनी होती थी। इसलिए ब्रिटेन ने क्या किया कि भारत में अफीम की खेती करवानी, किसानों से अफीम की खेती करवाई और इस अफीम को वो चीन में निर्यात करता और फिर चीन में जब इसके बदले में वो उनसे चाय लेता था। और लेकिन भारतीय किसान जब अफीम की खेती करते थे, हमने देखा था कि उसमें बिल्कुल भी मुनाफा नहीं होता था। एक व्यक्ति क्या पूरा परिवार खेती में लगा रहता था। अफीम के जो पौधे होते थे वो बिल्कुल नाजुक होते थे, उनकी बहुत ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती थी और जिसमें पूरी फैमिली जो थी वो खेती करने में लगी रहती थी। इसलिए भारतीय और उसके बदले में ब्रिटेन के जो लोग थे वो तो थोड़ी बहुत ही कीमत देने वाले थे, तो पूरी साल इसमें व्यक्ति काम पे लगे रहते थे और उसके बदले में थोड़ा सा पैसा मिलता था। तो फिर क्या हुआ कि भारतीय किसान अफीम की खेती करने के लिए मना करने लगे, लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने जबरदस्ती अफीम की खेती करवाना शुरू की और इस अफीम की खेती को फिर फसल को वो चीन में बेचते और चीन से बदले में वो चाय लेते थे। इस अफीम की खेती पर इतिहास में बहुत सारी घटनाएं लिखी गई हैं, लेकिन आपके लिए इतना ही बहुत है। हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के कारखानों में उत्पादित वस्तुओं से भारत का बाजार 19वीं सदी में काफी भर गया था। भारत से कारखानों के लिए कच्चे माल एवं सामान उद्योग के लिए मसाले के निर्यात में काफी तेजी से वृद्धि हुई। जैसे भारत जो है मसाले के लिए दुनिया में जाना जाता है कि भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में मसाले मिलते हैं। आज नहीं, प्राचीन समय से ही भारत में मसालों का व्यापार बहुत ज्यादा हुआ है। तो ब्रिटेन से जो माल भारत भेजता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज्यादा होती थी। साथ ही ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की व्यवस्था में रहता था, जिसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारी घाटे की भरपाई करता था। इसमें एक शब्द आ रहा है बहुपक्षीय बंदोबस्त। इसका मतलब होता है कि एक देश से यदि हमें घाटा हो रहा है तो हम दूसरे देश से उसका मुनाफा पूरा करें। तो इस तरह से ब्रिटेन के लोगों ने अपनी नीति को अपनाया। तो बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है जिसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश में होने वाले घाटे की भरपाई की जाती है। इसके बाद में कह रहे ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होते थे उसमें तथाकथित होम चार्ज यानी देसी खर्च का निपटाया जाता था। इसके बदले ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जों पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था। जैसे कि हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में हुआ और इसमें दो गुट थे, एक तो था मित्र राष्ट्र, एक केंद्रीय शक्तियां। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस होते थे और केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य इत्यादि ये देश होते थे। इसका एक परिणाम रहा कि अमेरिका जो है वो कर्जदार की बजाय कर्जदाता हो गया था जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और इसके बाद और भी इसका परिणाम रहा कि हर चीज की मांग बढ़ गई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो मांग बढ़ गई थी, उत्पादन बढ़ गया था, रोजगार बढ़ गया था। लेकिन इसके बदले में जब युद्ध समाप्त हो गया तो मांग घट गई, उत्पादन घट गया और रोजगार भी घट गया। ये प्रथम विश्व युद्ध का बहुत ही भयानक परिणाम रहा था। तो इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक रहेगा